स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर एंटी हिंदू होने का लेवल लगाया जा रहा था, लेवल लग रहा था, और जिस तरह से उनके एक मंत्री ने कन्वर्जन के एक कार्यक्रम में शरीक होकर एक तरह से केजरीवाल की जो सारी स्ट्रैटेजी थी उस पर एक तरह से पलीता लगा दिया था और बीजेपी आक्रामक हो गई थी कि बीजेपी केजरीवाल किस तरह से एंटी हिंदू पार्टी हैं और पहले ही वो अयोध्या जाने से इनकार कर चुके हैं। उनके मंत्री देखिए इस तरह की एंटी हिंदू स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सारे एपिसोड ऐसे थे कि केजरीवाल को एंटी हिंदू करार देना, यानी कि केजरीवाल कहीं ना कहीं मुसलमानों के समर्थक हैं। और जैसे ही ये साबित होता, केजरीवाल की कहानी एक तरह से गुजरात में कम से कम जहां पर हाई स्टेक वोल्टेज की पॉलिटिक्स चल रही है और केजरीवाल ने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगा रखी है गुजरात में, वहां पर उनकी कहानी एक तरह से बंद हो जाती। केजरीवाल 15-20 दिनों तक ये सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन फिर गुरिल्ला युद्ध की तरह वो उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसा एटम बम पटक दिया जिसकी काट बीजेपी को ढूंढे नहीं मिल रही। वो एटम बम क्या है? उन्होंने कहा कि जो करेंसी नोट है उसमें लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए महात्मा गांधी के साथ में। अब सवाल है कि जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है, जिसकी पूरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व पे टिकी हुई है, अब उनके लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी काट कैसे करें, क्योंकि जो केजरीवाल बात कह रहे हैं उससे एक लार्जर जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो हिंदुत्व की समर्थक है, जो देवी देवताओं में विश्वास करती है, जो मंदिर जाती है और जो बीजेपी को वोट देती रही है, वो कहती है कि बात तो सही कह रहा है। केजरीवाल ने ये भी आर्गूमेंट दिया कि इंडोनेशिया जैसी कंट्री में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 85% से ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी 2% है, वहाँ भी गणेश जी की फ़ोटो है। तो अब सवाल है कि केजरीवाल ने कैसे बीजेपी को पटका है। और जो केजरीवाल के आलोचक ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी सीरियस पॉलिटिकल पार्टी की इमेज से भटक गए हैं। क्या सचमुच ऐसा है, या फिर केजरीवाल इन सब के बहाने एक लार्जर पॉलिटिकल प्लॉट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बाद केजरीवाल के इस नए बदलते पैतरे बीजेपी किस तरह से फंसती दिख रही है, और गुजरात में केजरीवाल इस कार्ड के जरिए क्या बीजेपी को बैकफुट पे लाने में सफल होंगे। आप शुरुआत से देखें, जब अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, केजरीवाल एक बड़े आइडियोलॉजिकल प्लान के साथ पॉलिटिक्स में आते हैं। वो प्लान क्या था? वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम। मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। 2G 3G जैसे तमाम घोटाले हो रहे थे, कोल स्कैम हो रहा था। जो अन्ना हजारे थे वो दिल्ली में धरना पर बैठे हुए थे। केजरीवाल उस पूरे आंदोलन की उपज थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जिस तरह से RTI के बाद जो भ्रष्टाचार की जो मुहिम थी, जो एक तरह से कई सारे जो मिडिल क्लास के लड़के थे उनको लगता था कि ये आज़ादी का दूसरा जंग है, क्योंकि ढेर सारे लोग ये कहते थे कि आज़ादी के आंदोलन में तो उन्होंने शरीक नहीं किया, लेकिन ऐसा पब्लिक एजिटेशन, ऐसा एजिटेशन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था जो जिस तरह से अन्ना हजारे ने दिल्ली की सरकार को हिला दिया था। केजरीवाल उसकी उपज थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद केजरीवाल उस भ्रष्टाचार का जो एजेंडा था, उनका प्लान था, उसको भूल गए, क्योंकि केजरीवाल को जब ये लगा कि जब 2014 में मोदी का पदार्पण हुआ दिल्ली की पॉलिटिक्स में और उसके बाद से पिछले 8 सालों में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा बड़ा प्लान नहीं है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल मोदी के ऊपर अटैक करके अपनी राजनीति को चमका सके। तो इसलिए केजरीवाल ने वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी का जो गियर था वो चेंज किया। उनको लगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर कोई वोट नहीं मिल सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो बाई एंड लार्ज उस तरह की पब्लिक परसेप्शन नहीं है कि यह भ्रष्ट सरकार है जो मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। उनके मंत्री उस तरह से करप्शन में डूबे हुए नहीं हैं, इस तरह का कोई बड़ा सनसनीखेज घोटाला सामने नहीं आया है। तो इसलिए भ्रष्टाचार के मुहिम से कुछ हासिल नहीं होने वाला, कोई वोट नहीं मिलने वाला। और बाकी जो पार्टियां थी, खास करके कांग्रेस जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करती रही है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही है, जो मुसलमानों के प्रति थोड़ी सॉफ्ट रही और थोड़ा बहुत वोट उन्हें दलित कम्युनिटी से मिल जाता था, तो इस तरह से की जो पॉलिटिक्स थी, केजरीवाल ने देखा कि उसमें भी कोई खास डिविडेंड नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज हो गई है। ये पॉलिटिक्स मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स इस समय चल रही है। अगर मैं मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस की तरह सिकुड़ कर रह जाऊंगा। जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसमें
इसलिए केजरीवाल ने, आप चाहे शाहीन बाग देखें, चाहे सीए का प्रोटेस्ट देखें, चाहे बिल्किस बानो केस देखें, उन सारे मुद्दों पर केजरीवाल ने साइलेंस बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि भ्रष्टाचार की तरह दूसरा जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, जो मुसलमानों से हमदर्दी दिखाने की पॉलिटिक्स है, उसका कोई पॉलिटिकल डिविडेंड आज की तारीख में नहीं है, बल्कि वो एक तरह से अछूत की तरह है। अगर उनके साथ सट जाऊंगा तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो नाराज हो जाएगी। केजरीवाल ये बहुत अचानक से समझ गए। अब तीसरी जो पॉलिटिक्स थी, वो तीसरी पॉलिटिक्स जो 2014 से 2022 और आने वाले दिनों में जो जारी है, वो है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। हिंदुत्व बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक बेसिक पैरामीटर रहा है। शुरुआत से अगर देखें आप, सोमनाथ की यात्रा से, आडवाणी की यात्रा से देखें, तो हिंदुत्व एक बीजेपी की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको एक नए मुकाम पे पहुंचाया। जिस तरह की पॉलिटिकल सिंबलिज्म का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया, चाहे वो केदारनाथ की आप देखें कि केदारनाथ का जो फ्लैश फ्लड आया था, उसमें केदारनाथ मंदिर के रिनोवेशन के लिए पैसे देने की बात हो, या जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद एक एक करके जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, चाहे वो काशी हो, केदारनाथ हो, महाकाल हो, ये सारे मंदिरों के कायाकल्प का जिम्मा एक तरह से नरेंद्र मोदी लगातार उठा रहे हैं, या सरकार उसके लिए एक बड़ा फंड उस अलग अलग स्कीम के जरिए उनका रेनोवेशन, रीडेवलपमेंट कर रही है। राम मंदिर भी उसी कड़ी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो केजरीवाल को ये लगता है कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से ही डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स क्यों ना करें, क्यों वो कांग्रेस की तरह एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंट स्टैंड लें। इसलिए उन्होंने ये सारे उपक्रम करना शुरू किया, चाहे वो अयोध्या, यहाँ से सरकारी पैसे से लोगों को अयोध्या की यात्रा करवाना हो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, या फिर अपने को राम भक्त कहलाना हो, या फिर जो 2 दिन पहले उन्होंने लैंडफिल पर प्रोटेस्ट किया, उसमें उन्होंने अपने को श्रवण कुमार करार दिया। गुजरात में गए तो उन्होंने अपने को कृष्ण का अवतार एक तरह से करार दिया। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स है, वो कहीं कहीं केजरीवाल समझ गए कि अगर बीजेपी को पटकनी देना है तो उन्हें हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने को बड़ा हिंदुत्व दिखाना पड़ेगा। अब बीजेपी को इसकी काट नहीं दिख रही, क्योंकि जिस गेम से बीजेपी सत्ता तक पहुंची है, केजरीवाल उसी गेम को रेप्लिकेट कर रहे हैं। बीजेपी जो हिंदुत्व के जो विरोधी होते थे उनको पाकिस्तानी कहती थी। केजरीवाल के अगर पिछले 2 दिनों के उनके बाकी नेताओं के बयान देखें, वो सब भी वही कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मी गणेश की फोटो का विरोध करना, नोट पे कोई व्यक्ति विरोध करता है तो वो पाकिस्तानी है। यानी कि केजरीवाल उसी अल्फ़ाबेट से, जो बीजेपी का अल्फ़ाबेट था, उसको कॉपी पेस्ट करके वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि गुजरात, जहां पर बीजेपी पिछले 27 सालों से सत्ता में है, कांग्रेस पटकनी नहीं दे सकी, वहाँ पर केशुभाई पटेल जो बीजेपी के सबसे बड़े जायंट लीडर थे, पाटीदारों के बड़े नेता थे, और आप देखें कि 77 से लेकर केशुभाई पटेल जो गुजरात की पॉलिटिक्स में डोमिनेंस जिनका बरकरार रखा, वो नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी बनाकर पटकनी नहीं दे सके। बीजेपी वहाँ पे जब केशुभाई पटेल ने अलग पार्टी बनाई, उसके बाद भी बीजेपी सत्ता में आई। तो केजरीवाल क्या बीजेपी को चैलेंज कर पाएंगे, या फिर इस सवाल को दूसरे ढंग से पकड़ें कि केजरीवाल, जिनका की इन्फ्लुएंस आज की तारीख में लोकसभा में बहुत ही मिनिमल है, बीजेपी केजरीवाल से क्यों डरी हुई है गुजरात में, तब जबकि बीजेपी 27 साल से वहाँ सत्ता में है। बीजेपी जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती है, गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है, वो उसकी जड़ें गुजरात में बहुत गहरी है। बीजेपी का जो काडर जिसको कहते हैं संगठन, वो गुजरात में बहुत ही मजबूत है। 52,000 जो बूथ हैं वहाँ पर बीजेपी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वहाँ पे गुजरात में जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं, जो 2020 में जिन्होंने सत्ता संभाली थी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे, उन्होंने बीजेपी के का जो संगठन का मॉडल है उसको एक और नेक्स्ट स्टेप पर वो ले गए। बीजेपी के संगठन की सबसे बड़ी जो कामयाबी थी कि उनका पन्ना प्रमुख मॉडल, यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उस पर उनका एक प्रमुख होता है, जो वोटर लिस्ट में जितने भी मतदाता हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, और मतदान के समय वो टर्नआउट हो सके उसको वो मैनेज करता है। बीजेपी ने एक स्टेप आगे जाते हुए उस हर इलेक्टोरल पेज पे 5 लोगों की कमेटी बना दी, और उन कमेटी मेंबर को ये कहा कि दूसरे के वोट डलवाने से पहले अपनी फैमिली का वोट डलवाओ। यानी कि अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अपने घर के सदस्यों का ही वोट डलवा देता है और उसमें भी 3 ही वोट डलवाता है, तो बीजेपी का काम आसानी से 130 सीट पार कर जाती है गुजरात में। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट बीजेपी, यानी कि संगठन के रूप में बीजेपी गुजरात में इतनी मजबूत है। उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं, यानी कि
प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों एक स्टेट से आता है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, उनके पास पूरी जिसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड पूरी एक मशीनरी है अपनी मैसेजिंग को पहुंचाने का। इन सब के बाद भी बीजेपी को गुजरात में केजरीवाल से क्यों डर लगता है? अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये समझिए कि कांग्रेस बीजेपी को पटकनी क्यों नहीं दे पाई। कांग्रेस इसलिए बीजेपी को पटकनी नहीं दे पाई कि एक तो उनका जो कांग्रेस के चुनाव लड़ने का तरीका है और बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका है, उसमें दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर यह है कि बीजेपी एज ए पार्टी चुनाव लड़ती है। जब चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या फिर जिला परिषद के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, पूरी पार्टी एक तरह से उस चुनाव में विरोधियों के ऊपर टूट पड़ती है। पूरी एक सेना जिस तरह से चुनाव में जिस तरह से युद्ध में टूट पड़ती है, वैसे ही बीजेपी उस चुनाव को लड़ती है। कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, कांग्रेस में कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे तो इंडिविजुअल कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ता है और जो कैंडिडेट मजबूत होता है वो बीजेपी कैंडिडेट को हरा देता है, क्योंकि वहाँ पे पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस हर समय बैकफुट पे रहती है, बीजेपी बाजी मार ले जाती है। केजरीवाल जो है एक नए डिस्टरप्टर जो इंडियन पॉलिटिक्स में आए हैं, वो उस टेक्निक को समझ गए हैं। आज की तारीख में केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है गुजरात में और प्लस पॉइंट क्या है? केजरीवाल के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के पास में है। केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पास उस तरह की ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। केजरीवाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मैसेजिंग पे ध्यान दे रहे हैं। और मैसेजिंग जो सबसे बड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में जीतने और हारने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक मैसेज होना चाहिए, एक नैरेटिव होना चाहिए। केजरीवाल के पास एक नैरेटिव है, यानी कि वो स्कूलों की हालत, हेल्थ सेंटर की स्थिति, ये सारे मुद्दे, इकोनॉमी की स्थिति, जीएसटी का मुद्दा या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको डिविडेंड नहीं मिला, ये सारे मुद्दे लेकर वो बीजेपी को बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उनके पास नैरेटिव है, एक मैसेज है। दूसरा जो फैक्टर है किसी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए कि आपका कैडर होना चाहिए, जो कि सीपीएम अगर 30 सालों तक पश्चिम बंगाल में राज की तो उसका एक बड़ा राज था, उसकी एक बड़ी वजह थी कि उसके पास कैडर था। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, केजरीवाल एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। गुजरात में उनके पास कैडर नहीं है, ये केजरीवाल की जिसको कहते हैं कि उनकी कमी है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि उस मैसेज को आप जनता तक पहुंचाने में आपके पास एक एपरेटस है जिसके जरिए उस मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। केजरीवाल के पास ये एपरेटस है। आप देखें कि गुजरात के चुनाव में बीजेपी जिस तरह से अलग अलग राज्यों के चुनाव में इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के ज़रिए अपने संदेश को जनता तक पहुंचाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उनका आईटी सेल हो। केजरीवाल का जो आईटी सेल है वो भी उतना ही मजबूत है। और आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले एक इंटरनल पार्टी की मीटिंग थी जिसमें कि मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि केजरीवाल का आईटी सेल क्यों मजबूत है। और आप देखेंगे गुजरात के तमाम सोशल मीडिया पे अलग अलग चुनावी सर्वे की अलग अलग खबरें चल रही है, जिसमें कि 99 सीटें केजरीवाल पार्टी जीत रही है, किसी में 100 सीटें केजरीवाल की पार्टी जीत रही है। कोई इंडिया टीवी का सर्वे बता रहा है, कोई न्यूज एक्स का सर्वे बता रहा है, कोई एबीपी का सर्वे बता रहा है। ये सारी डिसइन्फॉर्मेशन है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी उस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के डिसइन्फॉर्मेशन के का जो महायुद्ध इस समय इंडियन पॉलिटिक्स में चल रहा है उसमें उसने मास्टरी हासिल कर ली है। और उससे समझ में आता है कि जनता तक ये जो डिसइन्फॉर्मेशन है वो भी कहीं ना कहीं 2 वोट ऐड करेगा, क्योंकि जनता ये समझेगी, क्योंकि आम जनता जो गांव में बैठी हुई है, जिसके पास इस तरह का कोई अपरेटस नहीं है कि वो सही खबर और गलत खबर को जांच सके, वो जब देखता है कि ग्राफिक्स के साथ केजरीवाल की पार्टी अगर 99 सीटों पर जीत रही है और ये कई चैनलों के सर्वे बता रहे हैं, तो वो अपना राय, अपनी जनमत को बनाने में उसका एक बड़ा रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो केजरीवाल इस गेम को समझ चुके हैं। तो बीजेपी जो डर रही है वो 3 कारणों से। पहला, जो उसका कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, उसको केजरीवाल कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो मैसेजिंग का जो उनका पूरा सिस्टम है, केजरीवाल ने वो भी कॉपी पेस्ट कर लिया है। वो उस गेम को समझकर तमाम तरह की वही मैसेजिंग कर रहे हैं जो बीजेपी किया करती है अलग अलग चुनाव में। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये आप देखेंगे कि गुजरात के गांव में घूमेंगे, अलग अलग जगहों पे घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि केजरीवाल का ग्राउंड वर्कर वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे नेटवर्क नहीं है, लेकिन गांव में घरों की दीवारों पर केजरीवाल का जो चुनावी चिन्ह है वो निश्चित रूप से दीवारों पर छपा हुआ है।
इसका मतलब है कि मैसेजिंग गांव तक पहुंच रहा है और जो जनता है उनके जो फ्रीबीज के वादे हैं उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। गुजरात में कई जगहों पे मैं गुजरात में घूमा तो वहाँ पे देखा कि जो उनके फ्रीबीज के वादे हैं उससे जनता को लगता है कि एक बार इस व्यक्ति को मौका देना चाहिए। और जो मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस को वोट देता था उसको न चाहते हुए भी उसको लग रहा है कि चूंकि बीजेपी को कोई कड़ी टक्कर दे सकता है तो केजरीवाल दे सकते हैं, इसीलिए टैक्टिकल वोटिंग में वो वोट शिफ्ट होगा केजरीवाल में। और वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि अमित शाह का मानना है कि ऐसी 34-35 सीटें हैं जहां पर 500 से 1000 और 5000 से बीजेपी हारी थी, उसमें केजरीवाल उनकी जो सीटें हैं वो और बढ़ाएंगे बल्कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इस पूरे गेम में कई बार क्या होता है कि जब हवा बह निकलती है तो उसमें फिर वो क्लास वॉर हो जाता है और वो कास्ट वॉर से आगे निकल जाता है। केजरीवाल उसी हिंदुत्व की कहानी के जरिए अपने नैरेटिव जो उन्होंने हेल्थ केयर स्कूलों का जो नैरेटिव है उसके जरिए वो गुजरात की कहानी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये बात भी समझिए केजरीवाल अपनी स्ट्रैटेजी हर हफ्ते बदलते हैं, जैसे बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी हर दिन बदलती है वैसे ही केजरीवाल। अगर आपको ये लग रहा हो कि लक्ष्मी गणेश के सहारे ही केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे तो आप भूल मत करें, क्योंकि अगले हफ्ते केजरीवाल की कोई और स्ट्रैटेजी होगी, वो अपने फिर उस पुराने नैरेटिव पे आएंगे। तो दोनों का कॉकटेल बनाकर केजरीवाल बीजेपी को डैमेज करने की कोशिश करने में, एफर्ट करने में लगे हुए हैं। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।